हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। इसमें हम 24 अगस्त से 31 अगस्त तक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पे नज़र डालते हैं। इसमें हम देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की आपराधिक अवमानना के बारे में क्या निर्णय दिया है, ये हमें देखना है। कोटे के भीतर कोटा यानी आरक्षण का उपवर्गीकरण को लेकर के न्यायालय में क्या बहस छिड़ी हुई है, वहां पर हमें नजर डालना है। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराना अनिवार्य होगा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को। आरबीआई ने 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। संरचित वित्त एवं आंशिक वित्त कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, यहाँ पर भी हमें नजर डालनी है। और अर्थव्यवस्था के पैमाने पर यदि देखें तो जीएसटी राजस्व में कमी का मुद्दा कैसे हल हो पाएगा, इसके क्या विकल्प सुझाए हैं वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 6 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसको लेकर के कुछ अहम पहलों को हमें देखना है। और सितंबर में पोषण माह मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट के मामले में अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका ट्वीट सुप्रीम कोर्ट की संस्था के ऊपर निंदा का वाकया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था के रूप में निंदा की गई है। हालांकि अदालत ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी अवमानना शक्तियों का उपयोग केवल कानून की महिमा बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 की, तो इसमें 2 प्रकार की अवमाननाओं का जिक्र है। पहली है दीवानी अवमानना। इसमें सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय के निर्णय की अवहेलना, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या किसी अन्य प्रकार की प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है। दूसरा है आपराधिक अवमानना। इसमें किसी भी मामले या किसी अन्य अधिनियम का प्रकाशन है जो किसी भी अदालत के अधिकार का हनन या ह्रास करता है, अर्थात ऐसी किसी भी सूचना का प्रकाशन जो अदालत के अधिकारों का हनन करे वो इसके अंदर आता है, या फिर किसी न्यायिक कार्यवाही में या न्याय के प्रशासन में किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप करना भी आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 अधिनियम के तहत 6 महीने की कैद या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि बात करें भारत के संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियां न्यायालयों को कहाँ दी गई हैं, तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा और ऐसी अदालत की सभी शक्तियां इसमें निहित होंगी जिसे स्वयं अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी इसके अंदर होगी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण पर सभी जातियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुछ को अधिमान्य उपचार देने के पक्ष का समर्थन किया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनको कोटे के अंदर कोटा दिया जाए ताकि सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। वर्ष 2005 में ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय दिया था कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों की उपश्रेणियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा स्थापित बड़ी खंडपीठ इन दोनों ही निर्णयों पर पुनर्विचार करेगी। ये निर्णय है अनुसूचित जातियों की उपश्रेणियां बनाना और साथ ही इस संबंध में राज्यों को अधिकार है या नहीं। तो इन दोनों विषयों पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा स्थापित बड़ी खंडपीठ पुनर्विचार करेगी। अनेक राज्यों का मानना है कि अनुसूचित जातियों में से कुछ अनुसूचित जातियों का सकल प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में कम है, यानी कि कुछ अनुसूचित जातियां काफी फ्रंट पे हैं और कुछ काफी पिछड़ी हुई रह गई हैं। और इसी असमानता को संबोधित करने के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण अर्थात कोटे के अंदर कोटा प्रदान करने की बात की जा रही है। बात करें बिहार की, तो वर्ष 2007 में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के भीतर भी पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए एक महादलित आयोग का गठन किया गया था।
वर्ष 2018 में जनरैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक क्रीमी लेयर की अवधारणा के निर्णय को कायम रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। 12 साल पुराने एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके, इसके लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रयोग करना आवश्यक है। क्रीमी लेयर की अवधारणा में जिन जातियों को इसका लाभ मिल चुका है या फिर जो समृद्ध हो चुकी हैं SC/ST की कास्ट, उनको अलग रखा जाता है और पिछड़ी जातियों को इसमें समान अवसर देने की कोशिश की जाती है। 2018 में पहली बार SC/ST की पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के जनरैल सिंह मामले में निर्णय की समीक्षा की मांग की है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो यहाँ पर पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा की बात की गई है, यानी कि प्रमोशन के अंदर क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को लागू किया जाए। 2018 में ऐसा किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है और यदि निश्चित कारण हो, यदि निश्चित आधार हो, तो उपवर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का गठन किया गया है। इसका गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यह परिषद ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत गठित की गई है। 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। तो ये हिस्ट्री का फैक्ट है जो याद रखना है। वर्ष 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित किया गया था। इस परिषद के उद्देश्यों पर नजर डालें तो इसका कार्य राज्यों के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करना है, ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना, परिषद के कार्यों में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों के निर्माण पर केंद्र सरकार को इस प्रकार से सलाह देनी है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान हो सके और साथ में उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले संबंधित सरकारी विभागों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना भी इस परिषद का कार्य होगा और साथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना भी इसके अंतर्गत आएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश राज्यों को जारी किया गया है। NFSA के तहत विकलांग सभी पात्र व्यक्ति इस अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रावधानों के तहत निर्धारित भोजन प्राप्त कर सकें, इसीलिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित नियमों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले परिवारों में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 में किसी व्यक्ति को अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल करने का प्रावधान है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के नियमों में विकलांगता को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऐसे लोगों के लिए है जो किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण योजना के तहत लाभार्थी नहीं है। ऐसे में बिना राशन कार्ड वाले दिव्यांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थान आंतरिक मानदंडों के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री नहीं दे सकते हैं और इसके लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य होगी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वे महामारी के बीच मानव जीवन की रक्षा के लिए UGC के द्वारा जारी किए गए परीक्षा दिशा निर्देशों की अवहेलना कर सकते हैं, परंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा को कराना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने और छात्रों को अन्य मापदंडों के आधार पर प्रोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय के अनुसार राज्यों को यदि लगता है कि 30 सितंबर तक परीक्षाओं को आयोजित कराना संभव नहीं होगा और यदि वे इन्हें विलंबित रखना चाहते हैं तो वे UGC से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कुछ राज्यों में कोविड-19 के कारण खराब स्थिति होने के बावजूद भी परीक्षाओं की एक समान तिथि के निर्धारण का निर्णय
यूजीसी के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है और यह उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों का निर्धारण और उनके समन्वय के लिए भी आवश्यक है। संसदीय स्थायी समिति ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 का दुरुपयोग जाति या समुदाय आधारित प्रोफाइलिंग के लिए किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डीएनए बिल को अपरिपक्व करार दिया है और इसके दुरुपयोग का खतरा बताया है। बात करें डीएनए प्रोफाइलिंग की, तो यह किसी व्यक्ति की अत्यंत संवेदनशील जानकारी जैसे कि वंशावली, त्वचा का रंग, व्यवहार, बीमारी, स्वास्थ्य की स्थिति और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट कर सकती है और इसका उपयोग किसी विशेष जाति या समुदाय या किसी परिवार को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। इस विधेयक में विचाराधीन कैदियों, पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों के डीएनए प्रोफाइल को क्षैतिज रखने का प्रस्ताव है। संसदीय स्थायी समिति का मानना है कि केवल दोषियों के डीएनए डेटाबेस को स्थायी करना चाहिए, अन्य श्रेणियों में नहीं। इस विधेयक में डीएनए नमूने लेने से पूर्व व्यक्ति की सहमति को आवश्यक माना गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट कब व्यक्ति की सहमति को ओवरराइड कर सकता है, इस संबंध में कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं। इस विषय पर भी संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जारी रह सकती है। आरबीआई के अनुसार इस महामारी ने कई विषमताओं को उजागर किया है, जहां कार्यालयों में प्रबंधन से जुड़े अधिकांश कर्मचारी घर पर रहकर अपना कार्य करने में सक्षम हैं। वहीं दूसरी ओर अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ही जाकर अपना कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा है, जिससे उनके संक्रमित होने का भी खतरा बढ़ गया है। शहरी खपत में भारी कमी देखने को मिली है। पहली तिमाही में यात्री वाहनों में 20% की और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री में 33% की कमी हो गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस पर महामारी का प्रभाव उतना गंभीर नहीं रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी दैनिक मजदूरी में कमी आई है। अर्थव्यवस्था में आई क्षति को कम करने के लिए आरबीआई ने मार्च से लेकर अब तक बाजार में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है और वहीं रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट की कमी करते हुए इसे 4% तक कर दिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान भी हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि बनी रह सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान यानी कि एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक संरचित वित्त एवं आंशिक वित्त कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें नाबार्ड एक आंशिक रूप से गारंटर की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिसके माध्यम से किसानों और व्यवसायियों को चुनौती से निपटने के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जा सकेगी। इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड के द्वारा छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसीज को सामूहिक ऋण पर आंशिक लाभ प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर सरल शब्दों में समझें तो किसानों का एक समूह मिलकर के एनबीएफसी से यदि ऋण उधार लेना चाहता है तो नाबार्ड उसमें सामूहिक रूप से लिए गए ऋण पर आंशिक गारंटर के रूप में भूमिका निभाएगा। प्राथमिक चरण के तहत 2500 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। देश के 28 राज्यों और 650 जिलों में 10 लाख से अधिक परिवारों को इससे लाभ प्राप्त होने का अनुमान है। नाबार्ड इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन विवर्ती कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता करके करेगा। बात करें सामूहिक ऋण निर्गमन की यानी पूल्ड लोन इश्यूएंस की, इस व्यवस्था के तहत कई ऋणग्राहियों के जोखिमों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ऋण पर समूह के किसी उच्च मानक प्राप्त गारंटर के माध्यम से एक सामान्य आंशिक गारंटी प्रदान की जाती है। तो इस केस में नाबार्ड इस सामूहिक ऋण के जोखिम को गारंटर के रूप में प्रदान करेगा गारंटी। पीएलआई की इस व्यवस्था में नाबार्ड द्वारा आंशिक ऋण संरक्षण के प्रावधान से ऋणदाता बैंकों के लिए ऋण वितरण की प्रक्रिया बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश या ईपीपीओ को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के अनुसार पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रति खो जाने के बाद पेंशनरों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस सुविधा को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु महामारी के कारण इसे पहले ही पूरा कर लिया गया है।
इसको भविष्य नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया है। यह सॉफ्टवेयर सेवानिवृत्त को अपने डिजी लॉकर खाते को अपने भविष्य खाते से जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराएगा और निर्बाधित तरीके से अपना ईपीपीओ प्राप्त कर पाने में सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोई भी पेंशन भोगी डिजी लॉकर खाते से तत्काल अपने पीपीओ की नवीनतम प्रति का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकेगा। डिजी लॉकर में उसके पीपीओ का स्थायी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। नए पेंशन धारकों तक भी पीपीओ की पहुंच होने में जो विलंब होता है उसको दूर करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा पेंशन धारकों द्वारा पीपीओ की भौतिक प्रति सुपुर्द करने की आवश्यकता को भी समाप्त किया जा सकता है। कोरोना और उसके आर्थिक प्रभावों को एक्ट ऑफ गॉड यानी देवीय आपदा की संज्ञा देते हुए वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि राज्यों को इस वर्ष 2.35 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी मुआवजे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों को अनुमानित मुआवजे की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए दो विकल्प हमारे पास में हैं, जिसमें पहला विकल्प है कि केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से राज्यों को उचित ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए के ऋण को लेने के लिए एक विशेष विंडो प्रदान करेगी, यानी लगभग 97,000 करोड़ रुपए के जीएसटी मुआवजे की कमी पैदा हो गई है। राज्य सरकारें यह धनराशि उपकर संग्रह के माध्यम से 2022 के बाद चुका सकती हैं। दूसरा विकल्प है कि राज्य सरकारें मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसटी राजस्व में आई कमी को उधार के रूप में ले सकती हैं, जिसमें केंद्र सरकार और आरबीआई राज्यों की मदद कर सकती है यदि वे ऋण लेना चाहती हैं तो। वर्ष 2022 यानी जीएसटी कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले 5 वर्षों तक जीएसटी कर संग्रह में 14% से यदि कम वृद्धि दर्शाएगा कोई राज्य तो उसे क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई थी। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना होता है, परंतु महामारी को देखते हुए और इससे पहले भी यह क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा रही थी और यह राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ था। अप्रैल जून तिमाही में जीएसटी राजस्व में 41% की गिरावट ने इस जीएसटी राजस्व के अंतराल को और भी अधिक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे 2014 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य था। अब तक इसमें 40 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना में कुल बैंक खातों में से 63% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और वहीं महिलाओं की भागीदारी 55% रही है। अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत खोले गए 40 करोड़ खातों में से 34 करोड़ खाते अभी भी सक्रिय हैं, यानी 86%। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रति खाता औसत जमा राशि 3,239 रुपए तक पहुंच गई है, जो 2015 में के हिसाब से 2.5 गुना अधिक है। इस योजना के तहत कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 29 करोड़ खाता धारकों को रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। 2018 में खोले गए नए खातों पर रुपे कार्ड बीमा के तहत जो दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है उसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। वहीं ओवरड्राफ्ट की सीमा को भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष कर दिया गया है। इस योजना का ध्यान पहले इस बात पर था कि प्रत्येक घर पर एक जनधन खाता होना चाहिए। अब इसका ध्यान हर घर में प्रत्येक वयस्क पर एक खाता होना चाहिए, इस ओर दिया जा रहा है। 26 मार्च 2020 को सभी महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 3 महीने तक 500 रुपए की जमा राशि घोषणा की गई थी। केवाईसी की जटिल औपचारिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरलीकृत ई केवाईसी की शुरुआत की गई है और रुपे डेबिट कार्ड को इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा भी दी गई है। पूर्व की ऑफलाइन प्रणाली के स्थान पर इस योजना के तहत खोले गए सभी खाता अब ऑनलाइन होते हैं और जिन्हें बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से भी संबद्ध किया गया है। इसके अलावा इसमें जनधन दर्शक ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका कार्य सरकार द्वारा नागरिकों को बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्र, डाकघर आदि की उपस्थिति की जानकारी देना है। साथ ही इसके माध्यम से ऐसे गांवों की पहचान भी की जाती है जहां 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और ऐसे गांवों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों के सहयोग से बैंक शाखा शुरू करने का भी प्रयास किया जाता है।
हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। राज्यों की निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तैयार किए गए इस इंडेक्स में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। समग्र तौर पर बात करें तो भारत के तटीय राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसमें शीर्ष 10 में से 6 तटीय राज्य हैं। वहीं पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड यानी भूसीमा से घिरे राज्यों में राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला, जबकि त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में से 70% निर्यात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से होता है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि निर्यात अनुकूलन और तत्परता केवल समृद्ध राज्यों तक ही सीमित नहीं है, कई ऐसे भी राज्यों से निर्यात अधिक मात्रा में हो रहा है जो उतने समृद्ध नहीं हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड की बात करें तो इसका अध्ययन दर्शाता है कि महामारी काल के दौरान वैश्विक स्तर पर निर्यात में $50 बिलियन की कमी आई है। और भारत की ही बात करें तो अप्रैल 2020 में ही भारत के निर्यात में 60% की कमी आई है। हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल यानी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया इसके भारत घटक को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में गैर कार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की है। तो ये जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों से निपटने के लिए भारत, वियतनाम और चीन के लिए जो एशिया में पहल हो रही है उसके बारे में है। यह एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसे जर्मनी के प्राकृतिक संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल का भी समर्थन प्राप्त है और इसके अलावा भी 7 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समूह द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के भारत घटक को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार की ओर से नीति आयोग क्रियान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस और परिवहन नेटवर्किंग की क्षमता को मजबूत करना, देश में संरचित परिवहन के लिए हितधारकों के बीच संवाद मंच की शुरुआत करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परिवहन क्षेत्र से संबंधित कार्यों का वित्त पोषण करना इसका उद्देश्य है। और यह कार्यक्रम देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है जो परिवहन के सभी माध्यमों के द्वारा अधिकतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। तो भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में यह पहल काफी लाभदायक सिद्ध होगी। और लास्ट में हमें देखना है पोषण माह। वर्ष 2018 से पोषण अभियान के तहत सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। भारतीय कृषि निधि को प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों से संबंधित पूरी जानकारी रखने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें प्रसव पूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, उनके आहार, उनके विवाह की सही उम्र, स्वच्छता और साफ सफाई और साथ ही स्वस्थ भोजन आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार पर ध्यान केंद्रित करती हैं और जन आंदोलन के द्वारा दिशा निर्देशों पर आधारित होती हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण का यहाँ अर्थ है समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री व्यापक योजना यानी पीएम ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। पोषण मिशन को 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो 2022 तक स्टंटिंग, कम वजन और जन्म के वक्त शिशुओं में कम वजन के जो लक्ष्य हैं वो प्रति वर्ष 2% की कमी लाना उनका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही युवाओं, बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया प्रत्येक वर्ष में 3% तक की कमी लाना इसका लक्ष्य रखा गया है। स्टंटिंग 2016 में 38% पाई गई, वहीं 2022 में इसे 25% तक रखने का निर्णय लिया गया है। अब चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए मानक तैयार किए हैं। पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएं, इन मानकों का नाम रखा गया है। इसे सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवा अनुभागीय समिति द्वारा तैयार किया गया है।
हरियाणा सरकार पुरुषों और महिला उम्मीदवारों के लिए पंचायत चुनावों में 50-50% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकाल की समाप्ति के बाद महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों के बीच सीटों की अदला बदली की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी किया है। इसके अनुसार डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए यह दस्तावेज मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक का आयोजन 29 अगस्त 2020 को किया गया। हाल ही में चीन ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत को लॉन्च किया है। यह चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दोनों पक्षों के द्वारा व्यापक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में हाल ही में हुए विकास की समीक्षा की गई। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच करने की मांग की है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए व्यापार के लेन देन के नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अधिनियम 55 की धारा के अनुसार उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर व्यापार के लिए सुविधाजनक लेन देन के मामले में नियम बनाएगा। तो ये था हमारा वीकली करंट अफेयर जो अगस्त के लास्ट वीक से रिलेटेड था। अब हम सितंबर के वीकली करंट अफेयर्स को लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में आपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।